मास्क जरूर पहनें। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो वाराणसी को कई सौगात देंगे, जिनमें जापान की मदद से बने रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री काशी को गदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग क्रूज समेत कई योजनाओं का भी तोहफा देंगे। इसके साथ ही पीएम बीएचयू में चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट का भी उद्घाटन करेंगे। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी को 1600 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। सुबह 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वो पहुंचेंगे। 3 बजे का उनका कार्यक्रम वाराणसी से दिल्ली के लिए वापस लौटने का होगा। प्रधानमंत्री बीएचयू के आईआईटी राजपुताना ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस जनसभा में लगभग 5000 लोगों को बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से बीएचयू हेलीपैड जाने का उनका कार्यक्रम है। बीएचयू हेलीपैड पहुंचने पर प्रधानमंत्री सबसे पहले आईआईटी जिमखाना ग्राउंड पर आयोजित जनसभा को ही संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जनसभा स्थल से ही करीब 1500 करोड़ रुपए की परियोजना जो है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर और इस दरमियान वो काशी के जनता को 1500 करोड़ रुपए का सौगात देंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आएंगे और यहाँ पर एमसीएच विंग का उद्घाटन करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। हम इस वक्त वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पर मैदान में आईआईटी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 5000 की संख्या में बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वो और प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। उनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और यहीं पर काशी को 1500 करोड़ रुपए का सौगात देंगे, जिसमें मुख्य रूप से गौदलिया का मुख्य मार्ग, पावन पथ, व 2 व्हीलर पार्किंग और अन्य विकास की जो योजनाएं हैं वो शामिल हैं। इसके साथ ही कई योजनाओं का वो शिलान्यास भी करेंगे और यहाँ से वो सीधे एमसीएच विंग जाएंगे, जहाँ पर मातृ शिशु हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। ये हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हॉस्पिटल होगा, जो बनारस और पूर्वांचल की जनता के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसके बाद यहाँ से सीधे वो संपूर्णानंद मैदान जाएंगे हेलीकॉप्टर के जरिए और वहाँ से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुँचेंगे और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। वहाँ लगभग 1 घंटा पीएम मोदी बिताएंगे और इस दरमियान जापान के डेलीगेट्स के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वहाँ पर भी बनारस के प्रबुद्ध जन शामिल होंगे, जहाँ बनारस और जापान की संस्कृति के तहत पूरा कार्यक्रम किया गया है। और उसके बाद पीएम मोदी सीधे संपूर्णानंद ग्राउंड जाएंगे और वहाँ से लगभग 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वाराणसी से रवि पांडे, न्यूज़ 18। पीएम वाराणसी में जिस मंच से भाषण देंगे वहां कैसी तैयारियां हैं, जरा आपको वो दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को जो 1583 करोड़ की सौगात देंगे वो इसी मंच से देंगे, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ही प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि जनसभा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए इस तरीके से स्पेस बनाया जा रहा है ताकि कोविड-19 के गाइडलाइन का भी पालन हो सके और जनसभा भी हो सके। इसके लिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे 3 जर्मन हैंगर की व्यवस्था की गई है। 3 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ये आईआईटी बीएचयू का राजपूताना ग्राउंड है और यहाँ पर 300 वर्ग फीट के 3 जर्मन हैंगर को तैयार किया, यानी तीनों जर्मन हैंगर 900 वर्ग फीट में रहेंगे और पूरे मैदान में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसपीजी और पुलिस की नज़र रहेगी और ग्राउंड में करीब 90,000 वर्ग फीट में पंडाल है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरे पंडाल को 30 ब्लॉक में बांटा गया है और प्रधानमंत्री का जो मंच है जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये करीब 32 बाई 64 का हिसाब से बनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। 60 फीट में ही एरिया होगा और मंच और जो पब्लिक के बीच की जो दूरी है उसको भी यहाँ निर्धारित किया गया है और वो उसके लिए भी यहाँ पर एक खास गाइडलाइन बनाई गई है, जो 100 फीट की दूरी को एक औसत माना गया है। ये देखिए, मंच से और यहाँ की दूरी 100 फीट है। अपनी वाराणसी यात्रा से पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया कि 15 जुलाई को 15 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए काशी में रहूंगा। इन कामों से काशी और पूर्वांचल के लोगों का जीवन आसान बनेगा।
कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हमारे सहयोगी लखनऊ से अजीत मौजूद हैं और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जल्दी से पहले वाराणसी का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और किस तरीके की तैयारियां देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखिए करीब 10:30 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विशेष विमान है वो बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा और देखिए यही वो रोड होगी जो प्रधानमंत्री काशी में, देखिए इस सड़क की ये खासियत है कि प्रधानमंत्री इसी सड़क से सड़क मार्ग के जरिए रुद्राक्ष पहुंचेंगे। बाकी जगह उनका जो पहुंचने का कार्यक्रम है वो हवाई है, यानी कि सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए वो जो है BHU पहुंचेंगे और वहां से फिर संपूर्णानंद तक भी वो हेलीकॉप्टर से आएंगे। लेकिन ये जो सड़क है यहाँ से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग के साथ काशी को निहारते हुए पहुंचेंगे। तो करीब 10:30 के बाद शुरू होगा। सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जनसभा, करोड़ों की सौगात, MCH विंग की तैयारी, 100 बेड का अस्पताल और वहां पर डॉक्टरों के साथ तीसरी लहर की जो तैयारी है उस पर चर्चा करेंगे। और काशी के लोग कैसे स्वागत करते हैं ये तो आप अंदाज जानते ही हैं। बनारस के लोग कैसे स्वागत कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं आज मोदी जी? मोदी जी का बहुत विधिवत स्वागत हो रहा है। हम राजन तिवारी गायक अपने गीतों से स्वागत करना चाहेंगे। अरे गोवा के जैसन सजल, गोवा के जैसन सजल, गोदौलिया काशी सुना भारतवासी। गोवा के जैसन सजल, गोदौलिया काशी सुना भारतवासी। मोदी जी बनाई दिहल थाती सुना भारतवासी। मोदी जी बनाई दिहल थाती सुना भारतवासी। अरे शिक्षा से शिक्षालय तक और देवता से देवालय तक, शिक्षा से शिक्षालय तक, देवता से देवालय तक, संगीत साहित्य और रुद्राक्ष शिवालय तक, संगीत साहित्य और रुद्राक्ष शिवालय तक। अरे पार्क जलाशय से चली गई उदासी सुना भारतवासी। पार्क जलाशय से चली गई उदासी सुना भारतवासी। अरे मोदी जी बनाई दिहल थाती सुना भारतवासी। आज आप लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये जो चौराहा है इसको भी फूलों से सजाया गया है। तो बनारस क्यों सजाया जा रहा है? आप लोग क्या आप लोग कितना इंपॉर्टेंट लगता है रुद्राक्ष? भारत के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए। अरे काशी बनारस गुलाब जैसा, काशी बनारस गुलाब जैसा, मोदी ने इसको सजाया कैसा। काशी बनारस गुलाब जैसा, मोदी ने इसको सजाया कैसा। बाबतपुर रिंग रोड बनल कमाल रे, फ्लाइट से सैर सब करे जहान रे, करे जहान रे, करे जहान रे। अरे स्मार्ट सिटी नुमाइश जैसा, स्मार्ट सिटी नुमाइश जैसा, मोदी ने इसको सजाया कैसा। काशी बनारस गुलाब जैसा, मोदी ने इसको सजाया कैसा। आपने सुना होगा कि काशी का ये उत्साह है और खास बात ये है कि एक तरीके से मिशन 2022 का आज बनारस से आगाज होगा, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा सेंटर, कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही साथ पेयजल की भी योजना है। गुदौलिया जिसको पार्किंग के लिए जिसको जाम के लिए जाना जाता था, आज वहाँ पर मल्टीनेशनल पार्किंग बनी है। तो तमाम सारी जो योजनाएं हैं इनके खाके को अगर आप सियासी चश्मे से भी देखने की कोशिश करेंगे और देखना भी पड़ेगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश चुनाव दहलीज पर खड़ा है। तो ऐसे में ये बिल्कुल माना जाएगा कि रण का आगाज जो है यहाँ पर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे वो जनसभा हो चाहे रुद्राक्ष का कार्यक्रम हो। ठीक है उपेंद्र, आप रहिए जरा साथ। देखिए, भारत और जापान की सैकड़ों साल पुरानी दोस्ती का प्रतीक दरअसल रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है, जो वाराणसी में बनकर तैयार हो गया है। 186 करोड़ रुपए की लागत से बने सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली स्थित जापानी दूतावास के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी सेंटर परिसर में रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे, जिसे कोलकाता से मंगवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और इस दरमियान वो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। सबसे खास बात है कि इस कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से रुद्राक्ष के पेड़ को लगाएंगे और उस पेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कलकत्ता से ये पेड़ मंगाया गया है और यहाँ 5 पौधे पूरे तैयार, जो लगभग 6 फीट इसकी ऊंचाई आप देख रहे होंगे और पूरी तरीके से तैयार ये पेड़ है। और इसी पेड़ को प्रधानमंत्री
मोदी अपने हाथों से 15 जुलाई को काशी के रुद्राक्ष सेंटर में लगाएंगे। और इन फलों में मैं आपको जो बीज होती हैं, जो रुद्राक्ष के जो बीज हैं, वो भी दिखाऊंगा ये एक्सक्लूसिव कि बाकायदा जो बीज लगभग लग चुके हैं वो पेड़ यहाँ से मंगवाए गए हैं। तो ये काशी को सबसे बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो भारतीय, बनारस और जापान के संस्कृति को तो दर्शाएगा ही, और साथ में यहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व के पटल पर पहुँचाएगा। तो काशी का ये रुद्राक्ष सेंटर वाकई बेहतरीन है काशी वासियों के लिए। एक बड़ी सौगात बनारस में ये होगी और उसका एक इतिहास, उसका एक गवाह बनेगा ये रुद्राक्ष का पेड़। उपेंद्र, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं बनारस थोड़ी ही देर में। 5 घंटे का उनका कार्यक्रम वहां पर रहने वाला है। क्या क्या कार्यक्रम आज उनका रहने वाला है? सबसे पहले वो शुरुआत किससे करेंगे और किस किस तरीके की सौगात वाराणसी वासियों को मिलने वाली है, जरा बताइए। तो सबसे पहले वो BHU जाएंगे, जहां पर उनके 2 कार्यक्रम है महत्वपूर्ण। एक जहां पर वो 1583 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ वो MCA जो नई विंग बनी है, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और नवजात शिशुओं के लिए एक ही छत के नीचे इलाज, जांच और दवा तीनों मिलेंगी। तो ये इसको आप समझिए, इस लिहाज से समझिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रोज 5000 पर्चे बनते हैं OPD के, और उसमें से 3000 पर्चे पूर्वांचल यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, यहाँ के पर्चे बनते हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक 100 बेड की उस अस्पताल की इमारत को आप उपेंद्र, मैं रोक रही हूँ आपको। बड़ी खबर एक आ रही है, लखनऊ में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी है बड़ी खबर। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने संदिग्ध आतंकियों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि मौलाना अरशद मदनी ने आरोपियों को कानूनी मदद देने का फैसला किया। मौलाना अरशद मदनी की तरफ से जारी बयान में आरोप लगाया गया कि मुस्लिम युवाओं के जीवन को तबाह करने के लिए आतंकवाद को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और जमीयत उलेमा-ए-हिंद निर्दोष मुसलमानों की सम्मानजनक रिहाई तक कानूनी संघर्ष जारी रखेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, संदिग्धों के पक्ष में अब मदनी साहब उतरे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बेकसूर लोगों को फंसाने की कोशिश होती है और उनकी जंग ऐसे ही चलती रहेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की ये खबर है। दरअसल जमीयत उलेमा-ए-हिंद का कहना है कि जो निर्दोष मुसलमान हैं उनको फंसाने की कोशिश है, उनके सम्मानजनक रिहाई तक कानूनी संघर्ष जारी रखेंगे। किसी भी मुसलमान के लिए जिसको झूठे इल्जाम में फंसाया जाए, उसके लिए कोई भी खड़े होके मुकदमे में पैरवी कर सकता है, इसका हमें राइट है। लिहाजा जो भी अगर खड़ा होता है उनकी मदद के लिए, तो ये अच्छी बात है। हर मुसलमान को मुसलमान की मदद करनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति किसी पर झूठा इल्ज़ाम हो, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसकी हेल्प करने के लिए हर इंसान को आगे आना चाहिए। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, हाल ये बता रहा है, हालात ये बता रहे हैं कि उन पे इल्ज़ाम सच्चा नहीं है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यानी अजीत, अब इनका मौलाना साहब का कहना है कि जो संदिग्ध आतंकी हैं उनको कानूनी मदद दी जाएगी, उनकी रिहाई तक संघर्ष किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, सवाल तो खड़े होने लाजमी है क्योंकि जो पकड़े गए हैं वो दोनों अलकायदा के आतंकी, और जो कल 3 गिरफ्तारी हुई है, मोहित की, मुस्तकीम की और शकील की, ये भी मुसीर के सहयोगी बताए जा रहे हैं और ये उनको पिस्तौल बरामद करने, असलहा लाने, सब के में उनकी भागीदारी रही। तो अब जो मौलाना अरशद मदनी ये कह रहे हैं कि हम इनकी मदद करेंगे और निर्दोष मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, फंसाया जा रहा, लेकिन सरकार ये कह रही कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, ये अलकायदा के आतंकी और ये डू इट योरसेल्फ, यानी खुद बनाना है, खुद विस्फोट करना और नुकसान करना है, इस मॉडल पर ये काम कर रहे थे। तो अब मौलाना मदनी इसके पहले भी ये कह चुके थे, जब धर्मांतरण का मामला आया था अर्पिता, कि हम उनके केस लड़ेंगे, जब धर्मांतरण वाले मामले थे, जब CA NRC वाले मामले थे, तो हमेशा कहीं न कहीं विवादित बयान देते हैं और इस तरह की, इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी।
क्योंकि आतंकी पकड़े गए हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा को दहलाने वाले थे, लखनऊ के हनुमान सेतु, अमीनाबाद को दहलाने वाले थे, मथुरा प्रयागराज को दहलाने वाले थे। 15 अगस्त को 15 सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की मौलाना अरशद मदनी का बयान आता, उनकी तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति वो भी जारी कर दी जाती कि हम इनको कानूनी मदद देंगे, इनकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़े होंगे। क्योंकि देश की सभी बड़ी जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही हैं। कश्मीर से पाकिस्तान का कनेक्शन, सऊदी अरब से लेकर कानपुर तक का कनेक्शन, सब कुछ जांच के दायरे में और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रही। कल आपने देखा कि 3 मानव बम की महिलाएं फरार हो गई, जो दर्जन भर महिलाओं के संपर्क में थी। एटीएस की अलग अलग टीमें उनकी छापेमारी कर रही हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक एक परत दर परत जांच को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन इस बीच मौलाना अरशद मदनी का ये बयान कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस पर कुछ कहा नहीं गया है। हम सरकार के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर जो सवाल खड़ा किया उन्होंने, इसका जवाब सरकार की तरफ से जरूर दिया जाएगा। क्योंकि आतंकियों का केस अगर आप लड़ेंगे तो आपको विरोध का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। अर्पिता, अजीत, सरकार का पक्ष क्या आया ये भी जानना जरूरी है। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि उनसे सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है वो भी सामने आ पाए, लेकिन कानूनी मदद देने की जो बात वो कर रहे हैं, ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि उस दिशा में कोई कदम भी उठाया मौलाना साहब ने? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, इसके पहले जब धर्मांतरण के मामले आए थे तो जमीयत उल हिंद उलेमा ने जो मौलाना अरशद मदनी का, इन लोगों ने अपने अधिवक्ता खड़े किए थे। अब इन्होंने ये कहा कि हम जो पकड़े गए हैं वो निर्दोष हैं, निर्दोष मुसलमानों को फंसाना चाहिए, मुसलमानों को खड़े होना चाहिए, यानी आप भड़का रहे हैं लोगों को। तो अब वो कानूनी लड़ाई की बात करें कि हम उनकी कानूनी मदद करेंगे। तो अब से, चूंकि अभी ऐलान किया है, तो अब देखना होगा कि अगले 24 घंटे में वो किस अदालत में, जहां जहां एटीएस ने उनके मुकदमे दर्ज किए हैं या रिमांड ली है, वहां उनका अधिवक्ता खड़ा होता है और कौन खड़ा होता है, इस पर हमारी जरूर नजर होगी। क्योंकि अब उन्होंने इस बात का ऐलान जरूर कर दिया है कि अब हम आतंकियों का केस लड़ेंगे, उन्हें कानूनी मदद देंगे, यानी अधिवक्ता खड़ा करेंगे अदालत में। तो इस पर नजर होगी कि कौन सा अधिवक्ता इन आतंकियों का केस लड़ता है और क्या ग्राउंड लेता है। बिल्कुल, तो यानी अब जमीयत उलेमाए हिंद जो है उसके मौलाना अरशद मदनी सामने आए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, जो संदिग्ध आतंकवादी बताए जा रहे हैं, उनको कानूनी मदद अब वो देंगे और उनका संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। वहीं मौलाना अरशद मदनी के इस ऐलान के बाद देखिए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने क्या कहा, जरा सुनिए। मुझे लगता है कि आतंकवादी पकड़े गए, उनकी केस किसने लड़ना ठीक नहीं है। मतलब भारत में अगर रहना है तो भारत के साथ रहना होगा। पाकिस्तान के साथ मतलब आतंकवादी एक्टिविटीज़ के लिए सपोर्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो जो लोग मतलब पकड़े गए उत्तर प्रदेश में, ये मतलब बहुत बड़े गुनहगार है और उनको मदद करना अच्छी बात नहीं है। जो मुस्लिम संगठन है इन्होंने तो सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को मदद करना ठीक नहीं है। बढ़ रहे आगे, पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वाराणसी के घाटों पर स्मार्ट बोर्ड लगाए जा रहे हैं जो पर्यटकों को घाटों का महत्व बताएंगे। खास बात यह है कि स्मार्ट बोर्ड में QR कोड भी लगा दिया गया है, जिससे स्कैन करने के बाद ये जो पूरी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। पीएम मोदी आज इन स्मार्ट बोर्ड का भी उद्घाटन करेंगे। काशी में यहाँ देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। यहाँ के घाटों के इतिहास और महत्व जानने के लिए अब उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। इनको मात्र ये साइनेज एक क्लिक में पूरी की पूरी कहानी बता देगा। वाराणसी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी कई योजनाएं और कई सौगात इस बार बनारस को देने वाले हैं। उन्हीं सौगातों में से ये साइनेज बोर्ड है। इस साइनेज बोर्ड में आप देख रहे होंगे सभी घाटों के नाम दिए गए हैं। लगभग 80 घाटों के नाम इस पूरे साइनेज बोर्ड में दिए गए हैं, शीतला घाट से लेकर के, जिसमें राजघाट और 80 घाट भी शामिल है। तो इन घाटों के जरिए जो पर्यटक आएंगे वो इस पे लगे हुए QR कोड से घाटों के किस्से, घाटों की कहानियाँ और घाटों के महत्व मात्र एक क्लिक से जान जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि ये स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट सिटी की ये स्मार्ट बोर्ड पूरे घाटों की कहानी किससे बयां करेगी। इससे पर्यटकों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पर्यटक जब यहाँ आते हैं तो उन्हें एक गाइड चाहते हैं या फिर कोई जो घाटों की जो कहानियाँ हैं उसको जानने के लिए उत्सुकता होती है, लेकिन बहुत कम लोग बता पाते, इसके लिए उनको भटकना पड़ता है। लेकिन अब ये बोर्ड पूरी कहानी बयां करेगा और कहीं पर्यटकों को भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये जो बोर्ड है अपने आप में एक बड़ी सौगात है जो पीएम नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी आगमन पर देने जा रहे हैं। 5 करोड़ के लागत से ये बोर्ड
सभी 84 घाटों पर लगाए गए हैं। हालांकि यहाँ पे ये जो बोर्ड लग रहा है इसी का उद्घाटन भी करेंगे नरेंद्र मोदी और इसमें 84 घाट दिए गए और इसी तरीके के पूरे बोर्ड वाराणसी के 84 घाटों पर लगाए जा रहे हैं और सभी बोर्ड पर एक QR कोड दिया जाएगा और उसी QR कोड घाटों की पूरी कहानी बयां करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आज प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी में जापान और भारत के आपसी सहयोग के प्रतीक रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। काशी के पुरातन वैभव की पुनर्स्थापना के लिए संकल्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। जम्मू के कालूचक में मिलिट्री स्टेशन के पास एक संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबर है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि मिलिट्री स्टेशन के पास रात 8 बजे के करीब एक बार फिर ड्रोन देखा गया। जहां ड्रोन देखा गया वो जगह एयरफोर्स स्टेशन के करीब ही है। ड्रोन देखे जाने के बाद सेना के जवानों ने पूरे इलाके की तलाशी भी की, लेकिन अब तक ड्रोन का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, यानी एक बार फिर से ड्रोन देखा गया लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि ये ड्रोन कहां से आया। हाँ बिल्कुल, रात को लगभग 8 बजे के करीब ये कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास एक ड्रोन को देखा गया था। भारतीय सेना के जो जवान थे उन्होंने देखा था कि वो मिलिट्री स्टेशन के पास से वो ड्रोन गुजरा था। 8 बजे के करीब की घटना है। उसके बाद पूरे इलाके में सर्च भी शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया कि वो कौन सी दिशा की तरफ से आया है और कहाँ गया है। पहले भी इस इलाके में लगातार 2-3 बार ड्रोन देखे जा चुके हैं। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला होने के बाद खास करके कालूचक, रतनूचक और कुंजवानी इलाके में ड्रोन देखे गए थे और वहीं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरनिया सेक्टर में भी कल भी एक ड्रोन देखा गया था और उससे एक सप्ताह पहले भी एक ड्रोन उसी इलाके में स्पॉट किया गया था। तो लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद देखा जा रहा है, वो चाहे जम्मू के मिलिट्री स्टेशन हो जहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो। शुक्रिया पवन। पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे से पहले ही लोक गीतों से उनका स्वागत किया जा रहा है। गंगा के घाट पर लोक गायक उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बनारस आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए वो जब जब आते हैं हम तब इस तरह से उनका स्वागत करते हैं, भव्य रूप से आरती करके। क्या मुख्य रहा आज आरती में हमने उनका फोटो लगा करके माँ गंगा की आरती की है और उनके लिए शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना किया है। बनारस में, अरे बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना। वो बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना। अरे लाए हैं ना, लाए हैं ना, लाए हैं ना, लाए हैं ना। वो बनारस में, आह बनारस में, अपने काशी में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना। तो आज तोहफे दिए जाने हैं वाराणसी को, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उसी से पहले हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले किस तरीके से घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लोकगीत गाए जा रहे हैं, उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। तो आज कायाकल्प क्या बनारस का होगा, क्योंकि एक बात तो सरकार ने साबित की है कि किसी चीज का अगर शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी उनके ही सरकार में होता है और इसको बहुत ही तेजी के साथ देखिए बीजेपी और सरकार बताएगी भी और जन जन तक पहुंचाएगी भी, क्योंकि और सरकारें ज्यादातर ऐसा होता था कि उद्घाटन या शिलान्यास हो जाया करता था लेकिन उद्घाटन दूसरी सरकार में हुआ करता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देखा गया कि वाराणसी के लिए 2014 में जब वो पहुंचे थे तो तमाम सौगात उन्होंने दी थी और आज जब वो पहुंच रहे हैं तो सबका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। भारत जापान के सहयोग से बने इस कन्वेंशन सेंटर को लेकर जापान में रह रहे भारतीयों ने भी खुशी जताई है। जापान और भारत की दोस्ती के प्रतीक इस सेंटर को लेकर भारतीयों के साथ साथ जापान के लोग भी खुश नजर आए।
एक ऐसा सेंटर जो इंडिया और जापान के एक्सचेंज का क्रिएशन हो रहा है और वहाँ से इंडिया और जापान का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मेरे साथ एक जापानी फ्रेंड है, ये जो है ना जापानियों में कुछ मतलब की ग्रीटिंग करेंगी। मेरा नाम देवेंद्र है, मैं टोक्यो जापान में रहता हूं। मैं आप सभी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो कि अभी बनारस में बना है। नमस्ते, कांग्रेचुलेशंस। ルドラクシャコンベンションセンターの完成おめでとうございます。おめでとうございます。ますますのインドと日本の関係が強くなることを願って、せーの、J インディア J ジャパンダンニャバード。तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं और स्वागत की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त अपने अंतिम दौर पर चल रही हैं। कुछ ही देर में यानी 10:30 बजे बताया जा रहा है कि वो पहुंचने वाले हैं बाबतपुर एयरपोर्ट। उसके बाद उनका तमाम कार्यक्रम होने वाला है, जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर नजर भी रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले बनारस जो है वो पूरी तरीके से सज कर तैयार है। लोगों में खासा उत्साह है क्योंकि बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो अपने साथ लेकर आ रहे हैं। करीब 1500 करोड़ की योजनाओं को सौगात आज वो वाराणसी वासियों को देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काशी आगमन है और अपने आप में ये बेहद खास। अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, हमने बाकी सरकारों में भी देखा कि देखिए शिलान्यास हो जाता है लेकिन उद्घाटन करते करते दूसरी सरकार आ जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हम देख रहे हैं कि 2014 में जिन चीजों की आधारशिला रखी गई, शिलान्यास किया गया, आप सोचिए थोड़ी ही सालों में 4 साल करीबन ये 5-6 सालों में कंप्लीट करने की कोशिश हुई है और उसका आज उद्घाटन हो रहा है। देखिए बिल्कुल अर्पिता, प्रधानमंत्री ने जिन जिन चीज़ों को ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर रखा था, वो चाहे बाबतपुर से बनारस तक का 4 लेन सड़क हो, गाजीपुर की सड़क हो या फिर जो बनारस का आउटर रिंग हो, सभी चीजें पूरी कर ली गई हैं। काशी विश्वनाथ आपने देखा कि विश्वनाथ कॉरिडोर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो भी अगले 2-3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही आज चूंकि 15 तारीख है, अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं, 1583 करोड़ की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, जिसमें जो बनारस का जीर्णोद्धार है, काशी का जो जीर्णोद्धार है उसके लिए उन्होंने दी है, स्वास्थ्य के लिए दिया है, शिक्षा के लिए दिया, सब जगह वो कर रहे हैं। क्योंकि अब 2022 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो लिहाजा प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र पर सभी राजनीतिक दल फोकस करते हैं कि आखिर बनारस में क्या हुआ पिछले 5 सालों में, उसके पहले के कार्यकाल में। तो प्रधानमंत्री ने जो जो कहा था, इसके पहले भी जब वो आए थे तो जो है 750 करोड़ रुपए योजनाओं की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था, और आज एक बार फिर वो 1583 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का जो लोकार्पण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वादे किए वो कम से कम प्रधानमंत्री ने समय रहते पूरे कर दिए। और जो आपने कहा कि उद्घाटन शिलान्यास तो हो जाता है लेकिन उद्घाटन नहीं होता, सरकारें बदल जाती हैं और फिर उनका जो है कहीं ना कहीं उनकी जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं या फिर उनका जो एक तरीके से कहा जाए जो टारगेट है वो बदल जाता है। लेकिन काशी में ऐसा नहीं हुआ और उसे प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। और मुख्यमंत्री लगातार पिछले 3 दिनों से बनारस इसीलिए थे कि वो एक एक चीज को खुद जांच परख लें, क्योंकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो भारत और जापान का आपसी संबंध है उसका एक कहीं ना कहीं प्रतिरूप है, उदाहरण है, और वहां वो आज रुद्राक्ष का पेड़ लगाकर उसका शुभारंभ भी करेंगे। तो ये बड़ा दौरा, और अगर राजनीतिक मायने की बात करें अर्पिता, तो प्रधानमंत्री का आज का दौरा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मायने में भी बहुत कुछ जो है अहमियत रखता है। क्योंकि अब ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जब तक 2022 का चुनाव नहीं हो जाता, हर महीने 2 बार प्रधानमंत्री का यूपी के अलग अलग इलाकों में दौरा होगा। आज बीएचयू में जनसभा संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर 1 महीने के अंदर वो यूपी के किसी न किसी इलाके में आएंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो ये एक बड़ी प्लानिंग है बीजेपी की, प्रधानमंत्री की। बिल्कुल अजीत, देखिए अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचने भी वाले हैं। उसके बाद जनसभा का भी उनका कार्यक्रम है, उद्घाटन के उनके कार्यक्रम है, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं आसमान से बरसती आफत की। देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। कुछ जगहों पर बारिश की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश जो है वो आफत बनकर बरसी है।
हिमाचल प्रदेश में तो भारी बारिश ने बड़ी तबाही मचाई। बाढ़, बारिश और उससे आई आफत से जुड़ी 5 तस्वीरें ये हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की है, जहां 2 दिन पहले पहाड़ से आए मलबे में दबने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं गुजरात के द्वारिका की है, जहां भारी बारिश की वजह से नदी का पानी गांव में घुस गया। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सीकर के राजस्थान के सीकर की, जहां तेज धार में बाइक सवार 2 लोग बहने से बच गए। चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के खंडवा की हम आपको दिखा रहे थे, जहां पुल के ऊपर से बहती नदी को लोग जान जोखिम में डालकर पार करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं लगातार बारिश होने की वजह से। सबसे पहले जरा बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, कांगड़ा की। वहां 2 दिन पहले आई आफत के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहाड़ से आए मलबे में दबने से अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है और कुछ लोग लापता हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 लोगों को जिंदा भी बचाया गया। बताया गया कि अभी तक इस आफत की वजह से 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पहाड़ से आए मलबे की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा, कुछ घर तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। जो बचे हैं उनमें कीचड़ भर चुका है। इस बीच राज्य सरकार ने हादसे में मरने वाले लोगों के घर वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। कितना मंजिल ये घर था? और 2 मंजिल है, ऊपर भी है और नीचे भी है। इसके 14 कमरे थे और 14 के 14 बर्बाद हो गए। 14 के 14 बर्बाद हो गए हैं। कब ये घटना हुई? आप लोग कहाँ थे? बाल बच्चे कहाँ थे? ये हम यहीं पे थे। 7:30-8 बजे का टाइम था। शाम का? नहीं, सवेरे का। सुबह का? हाँ जी। तो हम घर पे ही थे और अचानक पानी आ गया। हमें भागते भागते भी आधे पानी आ गया था। बच्चे भी ऐसे उठा के लेके गए। हम सभी बकरियां वगैरह थी वो भी उठा के ले गए और हम जाने लगे तो पानी में पूरा करंट आ गया। कांगड़ा में जहां वो बारिश के कारण क्षति हुई है, गांव को, घरों को, जीवन को, लोगों को, उसको देखने के लिए गया था। जो जानकारी मिली है मुझे जो है वो 4 बॉडीज और उसमें जो है वहाँ पर मिली है। तो ऐसे कुल मिलाकर के अभी आशंका तो अभी तक यही है कि उसमें कुछ और बॉडीज जो है वो टोटल मिला करके ऐसे सोच रहे हैं कि 10 लोग जो है उसमें कुल मिला करके जो है जिनकी बॉडीज रिकवर हो गई और उसके अतिरिक्त जो है वो सारे मिला करके जो है ये संख्या बन रही है, जिनके बारे में आशंका की जा रही है। निश्चित रूप से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। सारा का सारा गांव, वो जहाँ वो घर थे, 5-7 घर जो थे वो तो टोटल ही डैमेज हुए, घर रहे नहीं वहाँ पर। और हमने इस बात के लिए कहा है कि सभी को सरकार की ओर से हाउसिंग स्कीम जो हमारी है उसके अंतर्गत मकान दिए जाएंगे। बीते सोमवार को जिस तरह से आसमान से आफत बरसी है, उसके बाद के जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या हैं, उसी को जानने के लिए, उसी को दिखाने के लिए हम लोग जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा कि इस वक्त नेशनल हाईवे 154 के ठीक साथ लगते रजोल पंचायत में जिन घरों को नुकसान हुआ है वो घरों की इस वक्त की सूरत हाल क्या है, ये हम आपको एक पायदान टू पायदान जो है वो आपको दिखाएंगे कि ये देखिए कि ये जो इतना आलीशान घर जो है इन लोगों ने बना रखा हुआ था, लेकिन देखिए पल भर में ये कैसे जो है एक जो जितनी गाद और बालू और ये तमाम जो खड्ड का पानी जो था जब यहाँ पहुँचा तो उसमें किस तरह से ये जो है वो मिट्टी में जो है तब्दील हो गया, कीचड़ में तब्दील हो गया। तमाम जो इन लोगों ने अपनी ये जो घर को जिस शिद्दत के साथ सजाया था, आज इस कुदरती आफत ने उसको कैसे इस पर मिट्टी जो है वो पलीत कर दी है। ये देखिए इतना आलीशान घर और कितना एक इंसान जो कम से कम 9 फीट या 10 फीट तक जो है इसकी हाइट हो सकती थी, लेकिन अभी ये देखिए कि महज 2 से 3 फीट हाइट जो इस कमरे की जो है वो रह चुकी है। ये जो रोशनदान है वो भी पूरी तरह से इस मलबे में जो है वो ढक चुके हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या उस वक्त जब ये घटनाक्रम यहाँ घटित हो रहा था लोग कहाँ थे, ये जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से तमाम जो मकान थे, कमरे थे, अब ये इतनी ज़्यादा मिट्टी इसको निकाला कैसे जाए, ये चुनौती इन घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनके समक्ष आ खड़ी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।